Hello students. So in the continuation of the chapter work, energy and power, today we are going to start the topic that is elastic collision in two dimension. Elastic collision in two dimension. So students, in the last class I have covered the elastic collision in one dimension. So you have understood very clearly. आपने पिछली लास्ट क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम कैसे डिस्कस करते हैं। पहले तो इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। सो इलास्टिक कोलिजन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड फोर्सेज इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव वन, देन दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। अब इस इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी को यूज करके, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने पिछली क्लास में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और हमने वेलोसिटीज के लिए फॉर्मूला ड्राइव किए थे कि भाई अगर दो बॉडी m1 m2 मास की u1 u2 वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में चली जा रही हैं और आफ्टर कोलिजन उनका वेलोसिटी v1 और v2 हो जाता है, सो v1 और v2 के लिए कैसे फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके स्टूडेंट्स, और साथ साथ हमने स्पेशल केसेस भी डिस्कस किए थे कि भाई अगर दोनों बॉडी के मासेस इक्वल है तो क्या होगा, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा, अगर टारगेट बॉडी हैवी है तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल अगर हैवी है तो क्या होगा। ये सारी बातें हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। सो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में जो इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है वो तो वही रहेंगी, केवल यहां पर डायरेक्शन की प्रॉब्लम आएगी। डायरेक्शन का चक्कर यहां पर होगा, मतलब डायमेंशन में, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि बॉडी कोलिजन से पहले एक ही डायरेक्शन में हो या कोलिजन के बाद भी सेम डायरेक्शन में रहें। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी कोलिजन से पहले डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और कोलिजन के बाद भी उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। सो इस तरह के कोलिजन को हम कोलिजन इन टू डायमेंशन बोलते हैं। और अगर इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन की जो प्रॉपर्टीज हैं दे विल बी सेटिस्फाइड एंड दे कैन बी एक्सटेंसिवली यूज्ड। सो बहुत सिंपल ये एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें केवल और केवल आपको वेक्टर का यूज करना है। किसका यूज करना है? वेक्टर का यूज करना है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है। तो यहां पर मैं बिल्कुल ही जर्नल यहां पर मैं जर्नल बात करूंगा और मतलब बिल्कुल जर्नल केस में यहां पर कंसीडर करूंगा। देखो कैसे, मान लो ये मेरा कोई m1 मास का ब्लॉक है और ये इधर जा रहा है u1 वेलोसिटी से, दिस इज मेकिंग एन एंगल θ1, ओके, विद हॉरिजॉन्टल। और मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दूसरा जो बॉडी है m2 मास की जो बॉल है ये इधर जा रही है मेरी u2 वेलोसिटी से। ये कितना एंगल बना रही है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो α1 बना रही है। ओके, बहुत सिचुएशन क्लियर रखनी है अपने को। क्या है कि भाई एक m1 मास की बॉल है जो u1 वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन इज मेकिंग एन एंगल θ1 विद द हॉरिजॉन्टल, और m2 मास की बॉल u2 वेलोसिटी से ये इधर, मतलब इधर से अप्रोच कर रही है ये, और ये इसको कोलाइड कर जाती है। मतलब आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मतलब ये ऐसे करने के बजाय अगर हम इसको ऐसे करते हैं, देखो ये m1 मास का बॉल है और ये इधर जा रहा है u1 वेलोसिटी से, ये इनिशियल पैरामीटर्स इनके हो गए। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कैसे ये कोलाइड कर जाते हैं। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, मान लो ये जो m2 मास वाला है ये इधर चला जाता है v2 वेलोसिटी से, और ये कितना एंगल बना रहा है α2 विद हॉरिजॉन्टल, और जो m1 मास है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब ये ऐसे कोलाइड किए और m1 मास हमारा ऐसे आ गया v1 वेलोसिटी से। v1 इज यूज्ड फॉर फाइनल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल θ2 विद द हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन जर्नल केस, बिल्कुल मोस्ट जर्नल केस, जितना जर्नल इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं आएगा। मैंने क्या किया कि मेरी कोई एक बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी बॉल भी अपनी किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में जा रही है और दोनों कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के बाद उनका डायरेक्शन कोई भी हो गया। मतलब ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कोई एंगल भी हो सकता है। तो बहुत
बहुत जर्नल केस मैंने यहाँ पर लिया है। मैं यहाँ पर क्या बातें करूँगा, मैं यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज की बात करूँगा। अब इलास्टिक कोलिजन की जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो इजीली लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इजीली? वो ऐसे लिखा जा सकता है, बिफोर एंड आफ्टर सेम। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सीधा लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हो गया। अब मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना है और ये आपके बहुत काम आएगी। और यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा। अब देखो कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी टू डायमेंशन की बात हो, बॉडी के लीनियर मोमेंटा अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो हम उसको रिजोल्व कर लेते हैं एक्स और वाई में। एक्स के अलोंग लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग भी लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन लिखा जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर है। मैं यहाँ पर इसको अलोंग एक्स एक्सिस करता हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग में मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान दें, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तोड़ लेंगे हम, ये कितनी हो गई u1 cos θ1, इधर कितनी हो गई u1 sin θ1। ओके, हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इसका वेलोसिटी इधर कितना हो गया u2 cos α1, इधर कितना हो गया u2 sin α1। आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी इधर कितना हो गया v2 cos α2, इसका कितना हो गया v2 sin α2। ओके, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में वेलोसिटी चाहिए ना। अगर हम मोमेंटम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना चाह रहे हैं तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv। सो जब लीनियर मोमेंटम हम x और y के अलोंग लिखना चाह रहे हैं तो हम x और y के अलोंग वेलोसिटी को रिजोल्व भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज हमें मोमेंटम लिखना है v1 sin θ2। अब देखो, ये कोलिजन से पहले का सिचुएशन है, ये कोलिजन के बाद का सिचुएशन है। तो इसमें x एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, इस बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया m1 u1 cos θ1 प्लस m2 u2 cos α1। ओके, x एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम m1 u1 cos θ1 और इसका मोमेंटम m2 u2 cos α1, ये लिख दिया, इज इक्वल टू इसका मोमेंटम कितना है आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी का m1 v1 cos θ2 प्लस m2 v2 cos α2। अब आप कहोगे सर आपने तो सीधा सीधा एक्स एक्सिस के अलोंग लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में ही था सभी का, किसी का अपोजिट नहीं था। अब अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस की बात करता हूं, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग वर्टिकल, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सभी दोनों बॉडी के मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग थे, तो यहां पर नेगेटिव साइन वाली कोई बात नहीं आई, यहां पर नेगेटिव साइन वाली कोई बात नहीं आई। अब वाई एक्सिस में क्या होने वाला है, बिफोर कोलिजन कितना हो गया m1 u1 sin θ1। ओके, इसका देखो, इसका मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी नीचे है तो ये नेगेटिव हो गया। मैंने अगर ये ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, जो जनरली होता भी है, अपवर्ड डायरेक्शन में y पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में y नेगेटिव होता है, तो दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो इसके लिए आएगा -m2 u2 sin α1। यही इंपॉर्टेंट बात है, यही समझनी है। बच्चे माइनस साइन लिखना भूल जाते हैं, बच्चे नेगेटिव डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, इसलिए उनसे वहां पर मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम है तो उसको नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम है तो उसको पॉजिटिव लिखना है। तो m1 u1 sin θ2 माइनस m2 u2 sin α1 इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम भी देखो नीचे है, तो ये कितना आ जाएगा -m1 v1 sin
θ2, ये ऊपर है तो ये प्लस आएगा, प्लस m2v2 sin α2। बस यही है, इतना ही आपको करना है। और इससे ज़्यादा इस कंसेप्ट को यूज करके, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, यू राइट फर्स्ट द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उससे बात बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लिखना ही लिखना होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब आप लिखेंगे तो एक्स और वाई के अलॉन्ग अलग अलग लिखें और प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखें, तो इससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा ये सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इलास्टिक कोलिजन हमारा हो गया, 1D में हो गया, 2D में हो गया। इसके बाद हम आते हैं इन इलास्टिक कोलिजन पे। इन इलास्टिक कोलिजन में एज सच मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, केवल हम थ्योरेटिकली ही डिस्कस करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन को। सी नेक्स्ट इज इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है ये इन इलास्टिक कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन मतलब देखो, कोलिजन क्या है, मतलब कोलिजन ये मतलब नहीं है कोलिजन का कि भाई अब बॉडीज आपस में लड़ें। जैसे दो बच्चे आपस में गेम्स फील्ड में खेल रहे हैं या कोई क्लास खेल रही है पूरी, और उनमें किसी को लेकर लड़ाई हो जाती है और मुक्केबाजी हो जाती है, तो कोलिजन हो गया ना, हो गया। लेकिन ये तो कोलिजन है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब दो बच्चों में आपस में मुक्केबाजी क्लास में हो जाती है तो क्या होता है, कोलिजन होता है। ठीक है, स्कूटर मोटरसाइकिल लड़ जाते हैं तो कोलिजन होता है। लेकिन अगर दूर से ही बॉडी में इंटरेक्शन होता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दूर से फोर्स लगे, आप जा रहे हो, क्लास बंक करके जा रहे हो आप स्कूल में, और जब स्कूल में क्लास बंक करके प्रिंसिपल सर आते दिखाई दे गए, आप दूर से ही भाग लोगे, तो प्रिंसिपल सर को देख के क्या हुआ, आपका इंटरेक्शन हुआ ना, आपने रिपल्शन हुआ। सो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ कोलिजन, मतलब डिस्टेंस से भी कोलिजन होता है, मतलब कुछ फोर्सेस डिस्टेंस से लगते हैं। सो कोलिजन इज द फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर बॉडीज इन विच दे एक्सर्ट लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल इंटरवल टाइम। ये तो हमारी बात हो ही चुकी है। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन इज ए कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब ये आपको याद रखना है कि हमारा लीनियर मोमेंटम दोनों केसेस में कंजर्व्ड रहता है। ओके, नंबर 3, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। नंबर 4, फोर्सेस इन्वॉल्व, जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, फोर्सेस इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे होंगे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ड्रैगिंग फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। सो जैसे सपोज देयर इज ए क्ले बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट एंड इट फॉल्स डाउन और स्टॉप हो जाती है, मतलब किसी मिट्टी की बॉल को, क्ले बॉल को अगर दीवार में आप मारोगे, देखें, कोलाइड कराओगे, तो वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। तो होता है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब मैंने कहा, क्या कहा था आपसे शुरू में, कि जब मैं इलास्टिक की बात करूंगा तो मेरा मतलब होगा परफेक्टली इलास्टिक, और जब मैं इनइलास्टिक की बात करूंगा तो मेरा मतलब होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी एंटायरली लूज हो जाती है। क्ले बॉल को अगर ड्रॉप करेंगे हाइट से तो वो फिर वापस बाउंस बैक नहीं हो पाएगी, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, और ये इसमें प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक टर्म होती है जो ये डिसाइड करती है कि भाई कोलिजन कैसा है, मतलब कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अब इलास्टिक में भी कितना इलास्टिक है, वेदर इट इज परफेक्टली इलास्टिक, और इनइलास्टिक है तो कितना है, जरूरी नहीं है ना। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी सिचुएशन विल बी आइदर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, कुछ भी हो सकता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच की भी बात हो सकती है। तो एक टर्म होती है जो ये डिसाइड करती है कि भाई कोलिजन कैसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको उससे पता लगेगा, और उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ये हमें बताता है।
तो ये क्या होता है, ई सिंबल है इसका, दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, this is the ratio of magnitude of relative velocity, this is the ratio of magnitude of relative velocity of separation। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रॉब्लम तो हमारी इसकी डेफिनेशन से सॉल्व हो जाती हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन to the relative velocity of approach before collision। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे बॉडी कोलाइड करने के बाद क्या हो गया, वो चली गई डिफरेंट वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और उसका भी मैग्नीट्यूड, और मतलब वेलोसिटी जो बाद में होंगी वो तो सेपरेशन की होगी ना, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि बाद में तो सेपरेट हो जाएंगी वो कोलिजन के बाद, और कोलिजन से पहले अप्रोच कर रही होंगी, क्योंकि अगर अप्रोच नहीं करेंगी तो कोलिजन नहीं होगा, और कोलिजन करने के बाद तो सेपरेशन होना ही होना है। तो जैसा कि फर्स्ट सिचुएशन को आप कंसीडर करें, इमेजिन द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन का जो रेशियो होता है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो अब देखो, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E का वैल्यू होता है 1। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो परफेक्टली इलास्टिक में तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा, जितना स्पीड से बॉल स्ट्राइक किया वॉल से उतने से वापस आएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो E की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का पूरा लॉस हो जाता है इन इलास्टिक कोलिजन, तो ये कितना हो जाएगा 0। सो E की वैल्यू 0। फॉर अदर कोलिजन, जो इनके बीच के होते हैं, फॉर अदर कोलिजन E का वैल्यू कितना होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो जर्नली मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसकी वैल्यू 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। मतलब ये ट्रू है, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो इस तरह से हमने एक स्मॉल सा ये चीज़ थी, टॉपिक था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो इलास्टिक और इनइलास्टिक को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ हो जाता है, ये हमने कर लिया। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका मैकेनिकल पावर। तो ये तो सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लासेस में। दिस इज डिफाइंड एज, दिस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू टाइम, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब क्या हो रहा है, जैसे वर्क डन हो रहा है, हमारा वर्क डन हो रहा है या एनर्जी हो रही है, एट व्हाट रेट, मतलब यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ, या यूनिट टाइम में कितना काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हुआ, या यूनिट टाइम में कितना पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम हुआ, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर। सो P इज इक्वल टू W अपॉन टी और E अपॉन टी। ठीक है, एनर्जी अगर पोटेंशियल होगी तो पोटेंशियल आ जाएगी, काइनेटिक होगी तो काइनेटिक आ जाएगी। और हम P को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। सो मैकेनिकल पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर भी हमारा हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर को अगर डॉट मैनर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी मैकेनिकल पावर आती है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर सेकेंड, और इसको क्या बोलते हैं हम, वॉट भी बोलते हैं। लेकिन अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स आर आल्सो यूज्ड, 1 किलोवाट 10 की पावर 3 वाट, ओके, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट, 1 गीगावाट 10 की पावर 9 वाट, ओके, 1 हॉर्स पावर 746 वाट। These are the different units.
एक और यूनिट एनर्जी का यहाँ पर लिया हुआ है, आप याद रखना, आगे काम आएगा क्लास 12th में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मतलब एनर्जी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल। जूल के अलावा एक और यूनिट होती है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये चैप्टर अपना पूरा कर लिया। आज हमारा वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन एनसीईआरटी एंड यू कैन आस्क फॉर डाउट एंड क्लैरिफिकेशन। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।